नमस्ते बच्चों, यह वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है और हम इस वीडियो में चैप्टर 5 एपी पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। और एक ही वीडियो में हम पूरा एपी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शुरू से लास्ट तक आप इसे देखें और पूरा एपी का आप क्विक रिवीजन जो है एक ही वीडियो में कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में क्या मिलने वाला है? इस चैप्टर में हमें संख्याओं का सूची दिया रहेगा। ठीक है, और वो संख्याओं का सूची एक विशेष प्रकार का सूची होगा, उसे ही हम एपी बोलेंगे, जिसे हिंदी में समानांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, कुछ सूची पे हम ध्यान दें। 5, 10, 15 डॉट डॉट डॉट। और एक और सूची लेते हैं, ये सूची है 7, 8, 12 डॉट डॉट डॉट। तो हमारे पास दो संख्या का सूची दिया गया है। सूची की प्रत्येक संख्या जो होती है वो पद कहलाती है। ठीक है, इसे ही हम इंग्लिश में टर्म भी बोलते हैं। तो ये जो पद होता है, अगर हम हर अगला पद में पिछला पद को घटाएं और वो घट के क्या है, एक ही संख्या है, एक निश्चित संख्या है, तो वही सूची जो है एपी कहलाता है। वो सूची एक विशेष प्रकार का सूची होता है जिसे हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस दोनों सूची पे गौर करें तो हम अगला पद में पिछला पद को घटाएंगे। तो 10 में 5 को घटाइए, घट के 5 आया। 15 में फिर पिछला पद घटाइए, 10 घट के 5 आया। तो आप क्या देखें कि हर अगला पद में पिछला पद घटाने पे आपको क्या आया, एक निश्चित संख्या आया। इसलिए हम बोलेंगे कि एक विशेष प्रकार का सूची है और उस विशेष प्रकार की सूची का नाम एपी है। ठीक, अब हम दूसरा अगर सूची पे गौर करें तो अगला पद में पिछला पद को घटाते हैं तो इसमें 1 आया, और फिर अगला पद में पिछला पद को घटाए तो 4 आया। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक निश्चित संख्या घट के नहीं आया, इसलिए ये एक विशेष प्रकार का सूची नहीं है या ये एपी नहीं है। ठीक है, तो कोई भी सूची एपी तभी कहलाएगा जब हर अगला पद पिछला पद में घट के क्या है, एक निश्चित संख्या है। और यही निश्चित संख्या जो है हम लोगों का कॉमन डिफरेंस होता है, जिसे हम डी से सूचित करते हैं और हिंदी में इसे हम सार्व अंतर बोलते हैं। ठीक है, तो एपी को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि एक समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद, पहला पद को अगर हम छोड़ दें तो अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पे प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए 7, 14, 21। ठीक है, इस तरह से ये एपी है। ठीक, तो पहला अगर पद को आप छोड़ दें तो हर अगला पद कैसे आपको मिल रहा है, एक निश्चित संख्या जोड़ के मिल रहा है। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको अगला पद चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, बस पिछला पद में एक निश्चित संख्या जोड़ दीजिए। देखिए, फिर अगर आपको अगला पद चाहिए तो जो पिछला पद है उसमें फिर एक निश्चित संख्या आप जोड़ दीजिए, आपको फिर से अगला पद मिल जाएगा। तो ठीक है, इसे ही हम एपी बोलते हैं। और ये जो निश्चित संख्या जुट रहा है यही हमारा सार्व अंतर कहलाता है। यही हमारा सार्व अंतर कहलाता है, जिसे हम डी से सूचित करते हैं। ठीक है, साफ साफ कभी सवाल में आपको दे देगा कि एक एपी है, इसका सार्व अंतर बताओ, यानी कि डी बताओ। तो हमेशा आप जब भी आपसे डी पूछे आप क्या कीजिएगा, अगला पद में पिछला पद को घटा दीजिए, कोई भी अगला पद में। ठीक है, आप इसको इससे भी घटाते तो वही आता है। क्यों? क्योंकि एपी में हर अगला पद पिछला पद से घटाने पे एक निश्चित संख्या आता है, उसे ही तो हम डी बोलते हैं। और एक बात का हम ध्यान रखेंगे कि एपी का जो सार्व अंतर है वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह का ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, तो हम ध्यान देंगे कि हर एपी का जो सार्व अंतर होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, अगला मुद्दा को समझिए। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D ऐसे करके बढ़ता चला जाता है। इसे ही हम एपी का व्यापक रूप बोलते हैं। और ध्यान रखना है कि कोई भी एपी इसी रूप का होगा, यानी कि अगर आपके पास ए मालूम है और डी मालूम है तो आप एक एपी बना सकते हैं। कैसे? तो इसकी मदद से। क्यों? क्योंकि सारा एपी इसी रूप का होता है। अब देखिए, आपको एपी बनाने के लिए पहला पद चाहिए, तो पहला पद हम लोगों का ए दिया है। अब आपको दूसरा पद चाहिए तो आप क्या लिखिएगा, ए प्लस डी। तो इस सवाल में मेरा ए 3 है और डी मेरा 5 है। अब आपका ए प्लस 2D। ठीक है, तो आप लिखिएगा ए प्लस 2 इंटू डी। ठीक है, इस तरह से जितना पद चाहेंगे आप उतना पद बना सकते हैं। ये 3 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 और 3 13 हो गया।
ठीक है, इस तरह से आप आगे भी बहुत सारा पद निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें ये आपको मदद करने वाला है। और हम याद रखेंगे कि एपी का जो पद होता है वो T1, T2, T3 ऐसे करके सूचित होता है। यानी कि पहला पद T1, दूसरा पद है तो T2, तीसरा पद है T3, 15वां पद होगा तो T15, 25वां पद होगा तो T25, इससे सूचित होता है। ठीक है, और हम पहला पद को जो है हमेशा ए से ही सूचित करते हैं। ठीक है, ए से सूचित किया जाता है पहला पद को, हमें इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो एपी को समझने के लिए बस 2-3 टर्म को हम याद रखेंगे। सबसे पहले ए क्या है, तो ए हमारा पहला पद कहलाता है। डी क्या है, तो डी कोई भी अगला पद में पिछला पद घटा दीजिए, वही हमारा डी कहलाएगा। ठीक है, बस ये दो चीज अगर हम ध्यान रखेंगे तो फिर एपी हम समझ सकते हैं। बस इन दो बातों का हम ध्यान रखेंगे। देखिए किस तरह का सवाल बन सकता है। हम उदाहरण एक से अगर समझें तो एक एपी दे रखा है और हमें बोल रहा है कि प्रथम पद और सारवंतर बताओ। ठीक है, तो किसी भी एपी का जो पहला पद है वही प्रथम पद है जिसे हम ए से सूचित करते हैं। तो ए बराबर हम सीधा क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं इस सवाल में। ठीक उसी प्रकार डी के लिए हमें क्या करना है, कोई भी अगला पद में पिछला पद आप घटा दीजिए। तो T2 लिखने का मतलब क्या हो गया, दूसरा पद, और उसमें क्या घटा रहे हैं, पहला पद। तो T2 यानी कि मेरा दूसरा पद ये है, तो लिखिए 1/2 घटाओ T1। ठीक है, T1 पहला पद हो गया और जिसे हम ए से भी सूचित करते हैं, इसे हम घटा देते हैं तो घट के क्या आना है देख लीजिए, -2/2, जो कि सोल्व होके -1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपको सवाल मिले, इस तरह का ऑब्जेक्टिव में सवाल दिख जाता है, तो आप हमेशा प्रथम पद और सारवंतर बोले तो ए और डी इस तरह से ज्ञात करेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन एपी में नहीं है। कुछ सूची दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन एपी में है और कौन कौन एपी में नहीं है। जब भी ऐसा बोले आपको क्या करना है, हर अगला पद में पिछला पद को घटाना है। ठीक है, अगर घट के समान संख्या आ गया तो एपी है, अगर घट के समान संख्या नहीं आया, एक निश्चित संख्या नहीं आया, तो बोलेगा एपी नहीं है। जिसे हम पहला चेक करते हैं, अगला पद में पिछला पद को घटाइए, कितना आया 6, फिर अगला पद में पिछला पद को घटाइए 6, और फिर अगला पद में इसको घटाइए 6, यानी घट के क्या आया, एक निश्चित संख्या है, इसलिए ये एपी है। ठीक है, इसी तरह से आप सारे सवाल को बना के देख सकते हैं। हर अगला पद में पिछला पद घटेगा, अगर घट के एक निश्चित संख्या आया तो एपी है, नहीं घट के आया तो एपी नहीं है। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज 5.1 पे आते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या बोल रहा है, ए और डी दे रखा है आपसे, एपी के प्रथम 4 पद। तो एपी के प्रथम 4 पद क्या होते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D। ठीक है, इसकी मदद से हम 4 पद निकाल सकते हैं। तो हम लोगों का ए का काम कौन कर रहा है, 10, तो ए की जगह 10 लिख दीजिए। ए प्लस डी, तो ए प्लस डी हो गया है ना, ए का मान भी 10 है सवाल में और डी का मान भी 10 है। फिर ए की जगह 10, 2 गुने 10, बस ए और डी का वैल्यू रखते चल जाइए। फिर ए की जगह 10 और फिर 3 गुने 10, तो देखिए ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया। इस तरह से हम एपी के प्रथम 4 पद निकाल दिए जब ए और डी हमें मालूम हो। इसी तरह से अब बाकी का सारा सवाल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एपी के प्रथम पद और सारवंतर निकालना है। प्रथम पद हम लोगों का ए से सूचित होता है और पहला एपी में पहला पद तो यही है, तो ए बराबर 3 है, और डी बराबर हम क्या बोले थे, कोई भी अगला पद में पिछला पद घटा दीजिए। दूसरा पद में पहला पद घटा रहे हैं, तो दूसरा पद हम लोगों का 1 है और पहला पद 3 है, इसलिए ये घट के क्या हो गया, -2 हो गया। इसी तरह से आप सारा सवाल ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.2 की ओर। ठीक है, और एक्सरसाइज 5.2 में हमें क्या दिया रहेगा, हमें एक एपी दिया रहेगा और हमसे डायरेक्ट कोई एक पद पूछेगा। ठीक है, जैसे कि ये एपी दिया है, हमसे 10वां पद पूछ रहा है। जैसे कि देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ऐसे ही करके इस एपी में कहीं 10वां पद आया होगा, वो 10वां पद हमसे डायरेक्ट पूछ रहा है। तो इसके लिए हमेशा बस एक हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे जो टीएन फॉर्मूला कहलाता है। टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब जैसे समझ ही रहे होंगे, ए हम लोगों का क्या होगा, एपी का प्रथम पद, डी हम लोगों का क्या होगा,
सारवंतर, ठीक है। और n जौन सा पद हमें निकालने बोले वो हमारा n का काम करेगा। तो इस सवाल में हम लोगों का n का काम कौन करेगा? 10, क्योंकि हमसे 10वां पद पूछ रहा है, ठीक है। a का काम क्या करेगा? 2, क्यों? क्योंकि AP का प्रथम पद 2 है। और d हम लोगों का क्या होगा? दूसरा पद में पहला पद को घटा दीजिए, जो कि क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है। अब इसी सवाल पे रख दीजिए T10 बराबर a की जगह क्या हो जाएगा? 2 प्लस n-1 यानी कि 10 घटाओ 1 इंटू डी की जगह क्या आएगा? देखिए 5, तो यहाँ लिखिए 5। ये 2 प्लस, ध्यान से देखिए, 10 घटाओ 1 9 और 9 गुने 5 45, और इस तरह से क्या हो गया? 47। ठीक है। तो जब भी किसी भी AP का आपसे कोई भी पद बोले तो बस आप इस फॉर्मूला को यूज कीजिए और आसानी से आप जो है निकाल सकते हैं AP का कोई भी पद, ठीक है। इसी तरह का सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा और आप उसे बड़ा आसानी से बना सकते हैं। देखिए ये सवाल कह रहा है कि AP है एक दिया हुआ, उसका कौन सा पद -81, ठीक है। कौन सा पद -81 है? यकीन मानिए ये सवाल हर साल पूछा जाता है। जब भी आपको आया कौन सा पद, मतलब आप ये समझ लीजिए कि इस सवाल में आपका TN दिया गया है और वो है -81। TN मतलब क्या? कि भाई ये AP है जिसमें 21 है, 18 है, 15 है, कहीं पे जाके -81 आया है, ठीक है। तो वो -81 कौन सा पद है? कहाँ है वो? जैसे कि 21 पहला पद है, 18 दूसरा पद है, 15 तीसरा पद है, तो -81 कौन सा पद है? ठीक है। तो ये TN का काम करेगा। तो जब भी कौन सा पद रहे उसे आप TN मान लीजिएगा। ए तो आपको मालूम ही है क्या? 21। और डी के लिए क्या करना है? अगला पद में पिछला पद को घटा दीजिए, जो कि घट के -3 आ गया, ठीक है। अब TN का ही फॉर्मूला लगाइए। TN बराबर क्या होगा? A प्लस n-1 इंटू डी। TN की जगह क्या रखिएगा? TN का वैल्यू। A की जगह क्या रखिएगा? A का वैल्यू। और n-1, तो n की जगह हम लोग क्या रखेंगे? कुछ नहीं, क्योंकि n हमें मालूम ही नहीं है, n तो हमें ज्ञात करना है। और d की जगह हम लोग d का वैल्यू रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? इस 21 को ऐसे ही रहने देते हैं। -3 को आप इस n से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा -3n, और यही -3 फिर इससे गुना होगा, जो कि +3 हो जाएगा, ठीक है। तो -81 बराबर 24 घटाओ 3n, ये 21 और 3 जुट गया। अब इस 24 को इधर भेज दीजिए, तो -21 घटाओ -24 बराबर -3, यानी इसे जोड़ दीजिए तो -105 बराबर -3n, माइनस माइनस कट गया, ठीक है। 105/3 बराबर n, ये इसे काट देगा। इस तरह से हम लोगों का n का वैल्यू 35 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का सवाल हर साल आता है, इस बात पे हम ध्यान देंगे, ठीक है। कौन सा पद, यानी कि वहाँ TN, बाकी ये तो कैलकुलेशन है, आप खुद से भी करके देख सकते हैं। यानी कि -81 जो है इस AP में 35वां पद जहाँ है वहाँ -81 स्थित है, ठीक है। चलिए उदाहरण 5 को समझते हैं। उदाहरण 5 में हमें AP निकालने के लिए कह रहा है, जहाँ तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 दे रखा है, यानी कि तीसरा पद 5 दे रखा है, तो तीसरा पद को हम लोग क्या T3 लिख सकते हैं। T3 हम लोगों का 5 है, सातवां पद यानी कि T7 हम लोगों का 9 है, ठीक है। अब T3 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू डी बराबर 5, क्यों? क्योंकि n की जगह हम लोगों का 3 था, तो फॉर्मूला जो TN का होता है वहाँ बस 3 रख दिए। अब इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये A प्लस 7-1 इंटू डी हो जाएगा बराबर 9, तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस 2D बराबर 5, और ये हो जाएगा A प्लस 6D बराबर 9। इसको आप समीकरण 1 और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब 1 और 2 का जब आप हल करेंगे किसी भी विधि से, तो A का वैल्यू 3 और 9 का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। आप इस दोनों का विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। बाकी पूरा AP का एक एक सवाल का जो सॉल्यूशन है इसी चैनल पे अपलोड है, आप जाके उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही A और D का आपको मान आ गया, आप बड़ा आसानी से ये वाला फॉर्मूला यूज करके AP के कुछ पद निकाल सकते हैं। तो AP के आप 3 पद निकाल लीजिए, ठीक है। 3, उसमें बस 1 जोड़ दीजिए, 4, फिर 1 जोड़ दीजिए 5, ये हम लोगों का क्या हो गया?
एपी हो गया। ठीक है, ये डायरेक्ट कैसे आ गया, तो आप याद कीजिए एपी क्या था, एक निश्चित संख्या जोड़ा जाता था तो हमें अगला पद मिलता था और वो निश्चित संख्या डी था, तो हम क्या किए, इस निश्चित संख्या को इसमें जोड़ दिए, तो 3 था तो 4 आ गया। फिर इसमें अंतिम पद में फिर वही निश्चित संख्या जोड़े 5, फिर आप इसमें वही निश्चित संख्या जोड़िए 6। तो इस तरह से आप एपी निकाल सकते हैं। बाकी आप इस फॉर्मूला का भी यूज करके एपी निकाल सकते हैं। चलिए उदाहरण 7 देखते हैं। उदाहरण 7 में कहा जा रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य। जब भी इस तरह का सवाल रहे आप क्या करें, पहले आप एपी तैयार कर लें। ठीक है, तो जो शर्त दिया गया है उस शर्त पे आप एपी तैयार करें। क्या कहा जा रहा है, 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या और 3 से विभाज्य। तो 2 अंकों वाली संख्या 3 से विभाज्य क्या क्या है, तो सबसे पहला संख्या याद कीजिए क्या है, 12। क्या 2 अंक की संख्या जो 3 से विभाज्य है वो 12 ही है। फिर 15, ऐसे ऐसे करके सबसे अंतिम संख्या क्या है, 99। तो ये आपका एपी बन गया। अब आप क्या करें, बस आप एन निकालें। क्यों, क्योंकि ए आपको मालूम है 12 है, डी आपका क्या है, घटा लीजिए 3 हो जाएगा। और टीएन अंतिम पद हमारा टीएन कहलाता है, तो अंतिम पद हम लोगों का 99 है। तो जैसे यूज करते हैं टीएन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 99, ए की जगह 12, एन आपको मालूम नहीं है और डी की जगह क्या 3। इसे आप सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आपका एन मालूम हो जाएगा। बाकी बुक का सवाल है, बुक में भी आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन बनाइए। ठीक है, अब एक्सरसाइज पे हम लोग आते हैं। एक्सरसाइज का दूसरा नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है, आप खुद से इसे बना सकते हैं। एक एपी दिया गया है, 30वां पद पूछ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 30 निकाल लेंगे, ए प्लस 29 डी। क्यों, क्योंकि एन माइनस 1 होना था, एन तो हमारा 30 है, क्योंकि तीसरा पद पूछ रहा है इसलिए वो 29 हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप इसे बना सकते हैं। देखिए फिर से वही सवाल, कौन सा पद 78 है। जैसे ही कौन सा पद बोले मतलब टीएन मेरा 78 हो गया। ए सवाल में दिया ही है 3 और डी हम लोगों का क्या है, इसको इससे घटा दीजिए 5। टीएन का फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। ए और डी का वैल्यू रखिए, एन ज्ञात कर लीजिए। सेम सवाल देखिए, 31वां पद आपसे पूछ रहा है, 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 11वां पद यानी कि T11 आपका क्या है, 38 है, T16 आपका 73 है। तो T11 को कैसे तोड़िएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n की जगह क्या, 11 माइनस 1 यानी कि 10। ठीक है, जौन सा पद दिया रहता है उससे बस एक कम यहाँ लिखा जाता है। अब जैसे 16 है तो क्या लिखिएगा, a प्लस 15 डी बराबर 73। अब इसे आप क्या करें, विलोपन विधि से सोल्व करें। इसका नाम क्या रखें, 1, इसका नाम 2। आप 2 में 1 को घटा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही करके सोल्व होना है। बाकी अगर आपको देखना है तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, इसी चैनल पे वीडियो लगा है। ठीक है, इसको घटा दीजिए, देखिए ये कट गया, 10 में घट गया तो 5 और फिर इसे घटा दीजिए। ठीक है, तो कितना, 35। ठीक है, और फिर डी का वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया। इस तरह से क्या कर सकते हैं, आगे फिर ए का मान रख सकते हैं, इसी समीकरण में निकल जाएगा। और फिर 31वां पद आपसे पूछ रहा है तो 31वां पद निकालने के लिए क्या करना है, ए प्लस 30 डी। ठीक है, 31वां पद है तो 30 आ गया, इसे सोल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि एपी का 17वां पद उसके 10वां पद से 7 अधिक, तो सार मंत्र बताइए। यानी कि जो एपी है उसका जो 17वां पद है उसी एपी के 10वां पद से 7 अधिक है। सिंपल, तो जो 17वां पद है एपी के 10वां पद से 7 अधिक है। ठीक है, तो आप लिख दीजिए 17वां पद को क्या लिखिएगा, ए प्लस 16 डी, और इसको क्या लिखिएगा, ए प्लस 9 डी। ठीक है, आप सोल्व कर लीजिए, देखिए ए कट गया, 16 डी घटाओ 9 डी, ये प्लस में था उधर जाके माइनस, इसे घटा दीजिए, घट के कितना हो जाएगा, 7 डी। तो डी का वैल्यू क्या आ गया, 1। कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक एपी दे रखा है और पूछ रहा है कौन सा पद यानी कि टीएन उसके 54वें पद से 132 अधिक। यानी कि वो कौन सा पद है जो इसी एपी के 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, तो टीएन की जगह आप क्या लिखिएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी,
और T54 की जगह क्या है, A प्लस 53D प्लस 132। ठीक है, ए और डी का मान यहाँ से निकालिए और इसको सोल्व कर लीजिए। सिंपल। 3 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाज्य? तो 3 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाज्य? तो सिंपल क्या करना है, 3 अंकों की संख्या आपको लिखना है जो 7 से विभाज्य हो और उसका एपी बना देना है। तो सबसे पहला संख्या क्या, 105, 112, ऐसे करके 994। ठीक है, अब ये मेरा क्या हो गया, Tn, ये मेरा A, ये मेरा D। अब n आप निकाल सकते हैं ना, Tn बराबर क्या, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और A D आपको मालूम ही है। ठीक है, तो आप आराम से n इसका निकाल सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.3 की ओर। एक्सरसाइज 5.3 में हमें क्या करना है, एपी दिया रहेगा, कोई भी एपी दिया है और बोला इसके कुछ पदों का योग, यानी कि मान लीजिए 15 पदों का योग निकालिए। 15 पदों का योग का मतलब क्या, इसमें जहां तक 15 पद है सबको आपस में जोड़े, जैसे कि 10 5 15 और 15 15 30 है ना, इसको हम आपस में जोड़ दिए। तो ये क्या हुआ, प्रथम 3 पद जुटा है तो हम इसे S से डिनोट करेंगे और लिखेंगे कि S3, यानी कि प्रथम 3 पद जो है जुट के क्या आ गया, 30 आ गया। इसी तरह से हम 15 पद को जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे जोड़ पाएंगे, उसके लिए सिंपल हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और जब भी हमें अंतिम पद मालूम रहे तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला एक ही है, जब भी अंतिम पद मालूम रहे तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एल जो है अंतिम पद को यहाँ पे सूचित कर रहा है। चलिए उदाहरण 11 से जो है हम इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। एपी दे रखा है और प्रथम 22 पद का हमसे योग पूछ रहा है, मतलब कि हमें एसएन निकालना है। एसएन का फॉर्मूला लिखते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हम लोगों का ए क्या है, 8, डी क्या है -5। कैसे, तो हम इसको इससे घटा दिए, और एन हम लोगों का 22 है। क्यों, क्योंकि 22 पदों का योग हमसे पूछ रहा है। फॉर्मूला लगा लीजिए, S22 बराबर 22 पद, इसलिए S22, एन की जगह क्या, 22/2, 2 गुने 8 प्लस 22 घटाओ 1 गुने डी की जगह डी का वैल्यू जो कि क्या है, -5। ठीक है, इसे हम सोल्व कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपस में कट गया, 11, ये 16। ध्यान से देखिए, 21 गुने -5 कितना हो जाएगा, -105 हो जाएगा। ठीक है, 11 गुने, इसको सोल्व कीजिएगा तो -89 आ जाएगा, और इसको आपस में गुना कीजिएगा तो -9 7 9 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर। और याद रखिए, ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब आइए इस सवाल पे। कहा जा रहा है कि कोई एपी के प्रथम 14 पदों का योग इतना है, यानी कि S14 इतना दे रखा है। प्रथम पद यानी ए हम लोगों का 10 दे रखा है, हमसे 20वां पद पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ा आसानी से एसएन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, एसएन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एसएन की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1050, n की जगह 14, 20 प्लस 13d, है ना। 14 घटाओ एक क्या हो गया, 13 हो गया, 13d। आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1050 बराबर 7 और 20 प्लस 13d। इसी को अगर हम लोग सोल्व करें तो कितना हो जाएगा, 140 प्लस 91d। 7 इससे गुना हुआ और 7 इससे गुना हुआ। ठीक है, तो 1050 बराबर 140 प्लस 91d। अब इसको इससे घटा दीजिए। ठीक है, इधर भेज दीजिए, तो घट के कितना हो जाएगा, 910 बराबर 91d। तो डी का वैल्यू क्या आ गया, 10। ये गुना था, इधर आके भागा तो डी हम लोगों का निकल गया। और इस तरह से आप अब 20वां पद भी निकाल सकते हैं। 20वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 19d। ए का मान क्या है, सवाल में दिया है 10, और डी भी हम लोगों का 10 आया है, तो कितना हो जाएगा, 200 आंसर। ठीक है, चलिए उदाहरण 13 को समझते हैं। उदाहरण 13 क्या दिया गया है, एपी दिया गया है,
और पूछा जा रहा है कितने पद हम लें कि उसका योग 78 आ जाए, यानी कि Sn आपका 78 दे दिया है, यानी कि कितना पद को हम जोड़ें कि वो जुट के 78 आ जाए, यानी कि ये तो तय हो गया कि 78 ही आना है जुट के, इसलिए हमारा Sn क्या हो गया 78 हो गया। ए तो हम लोगों को मालूम ही है 24 है, और डी हम लोगों का क्या होगा -3, क्यों, क्योंकि इसको इससे घटाइए -3 ही आएगा। ठीक है, अब हमें n निकालना है, तो n का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, क्या होता है 78 बराबर n बटा 2, n हमें मालूम ही नहीं है, 2 गुने a प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू। अब हम लोग क्या इसे लिख सकते हैं, आगे हम इसे अब क्या बनाएंगे, n बटा 2, 24 दूना 48, इसको इससे गुना कीजिएगा -3n, इसको इससे गुना कीजिएगा +3। ठीक है, तो 71 बराबर n बटा 2, 48 3 कितना हो गया 51 -3n। ठीक है, अब इसे सोल्व कीजिए तो हो जाएगा, इसको आप इधर भेज दीजिए, तो 78 गुने 2 बराबर 51 n घटाओ 3n स्क्वायर। ठीक है, ये आपस में n इससे गुना हो गया, 2 इधर आ गया। अब ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 7 दूना 14, 1 15 बराबर 51 n घटाओ 3n स्क्वायर। चूंकि n स्क्वायर माइनस में, इसलिए इधर भेज दीजिए, तो 3n स्क्वायर प्लस में, ये माइनस में, और ये इधर ही है, इसलिए ये भी प्लस में, इधर कुछ नहीं बचा। तो अब आप इसको गुणनखंड विधि से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, 3 से हम लोग भाग दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी एक ही संख्या से समीकरण भाग लगे तो उस संख्या से आप भाग दे दीजिए, और ये 3 से भाग लगा के कितना हो गया, इतना हो गया। इसका आप गुणनखंड करेंगे तो n घटाओ 4 और n घटाओ 13 आ जाएगा। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या आएगा, या तो 4 आएगा या तो 13 आएगा। ध्यान से देख लीजिए, हम लोग अगर एक्सरसाइज 5.3 की बात करें तो वही सारा सवाल आपको एक्सरसाइज में मिलेगा जो एग्जाम्पल में हम चर्चा किया है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं, करा ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग हमें याद करना है जो 6 से विभाज्य है। ठीक है, तो आप एपी बना लें। 6 से विभाज्य क्या है, 6 12 18, और ऐसे करके कहाँ तक 40 पदों तक हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा आसान है, आप SN लगाइए, ज्ञात कर लीजिए। फॉर्मूला n बटा 2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, और n की जगह हम लोगों का क्या आ जाएगा 40। ठीक है, 2 गुने a की जगह क्या 6, फिर 40 घटाओ 1 और d की जगह 6। आप ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से पूरा सोल्व कर सकते हैं। एक और सवाल इसी से रिलेटेड है, 18 के 15 गुना, यानी कि 18 16 24 कहाँ तक 15 पद तक। ठीक है, ये हमारा एपी हो गया। अब आराम से हम 15 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इन्हीं सवालों पे ध्यान देंगे तो 5वां चैप्टर हम लोगों का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो जाएगा। ये सारा सवाल आप खुद से ट्राई करें, जहां भी आपको प्रॉब्लम आता है एक एक सवाल शब्दशः जो है हम बना के इसी चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, आप वहां से देख के उसे सीख सकते हैं।